अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोगों ने फ़र्दर जो है रिटेलिंग एंड होल सेलिंग वाले चैप्टर के फ़र्दर पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं, वही पढ़ने हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड सर्विसेज डिसीजन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या प्रोडक्ट के वेरिएबल्स होते हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या होती है, सर्विसेज मिक्स क्या होता है और स्टोर एटमॉस्फेयर क्या होता है। आप लोगों के कल के लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ने हैं हम वही पढ़ रहे थे। आप लोग के जो पीछे यहाँ पे एक डायग्राम थी, इसमें से हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया था, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज असॉर्टमेंट। अब आज हमने रिटेल प्राइजेस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमने कल ये सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग भी देखा था, डिफ्रेंशिएशन भी देख लिया था कि क्या क्या होता है। आज जो है प्राइस डिसीजन जो है हमने देखने। सबसे पहले तो यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जो रिटेलर्स होते हैं जब अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाते हैं ना, तभी वो क्या करते हैं, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ भी बना लेते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से किसी भी मार्केट में अपने आप को पोजीशन देनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ये आ जाती है कि देखो, होता ये है कि बाज़ दफ़ा ना कुछ रिटेलर्स जो होते हैं वो हाई मार्कअप्स रखते हैं और सेल्स अपनी कम रखते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशलिटी स्टोर्स वाले जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा कुछ रिटेलर्स ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हैं कि वो अपने मार्कअप्स लो रखते हैं, ठीक है। मार्कअप्स लो मतलब ये है कि अपने प्रॉफिट्स कम रखते हैं और हायर वॉल्यूम सेल्स करते हैं। मतलब ये होता है इनका कि वो अपनी प्राइजेस को बहुत लो रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं मर्चेंडाइज स्टोर्स या डिस्काउंट स्टोर्स। उनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनका मेन मकसद होता है अपनी सेल्स को बढ़ाना, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो है हाई मार्कअप्स ऑन लोअर वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने इसके कुछ नेम्स जो हैं यहाँ बार करके भी लिख दिए ताकि आप लोगों को मिल जाए। मैं इसकी पिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फर्स्ट कैटेगरी देखें तो मोस्ट स्पेशलिटी स्टोर में हम एप्पल स्टोर कर सकते हैं, एप्पल शॉप्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है या एप्पल के जितने भी आइटम्स होते हैं उनका मेन फोकस ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स मार्जिन बहुत ज़्यादा रखें, अपने प्राइसेस बहुत हाई रखें और क्या दें अपने कस्टमर्स को बहुत हाई प्राइसेस पे ना ऑफ़र करें प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या करें, उनकी सेल्स जो होंगी वो कम होंगी लेकिन उनके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है विच इज़ लो मार्कअप्स ऑन हायर वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स को कम रख लेते हैं, अपनी प्राइसेस को लो कर लेते हैं लेकिन सेल्स जो है वो हाई रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल में आप एप्पल कर सकते हो, क्योंकि एप्पल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, सेल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे मोबाइल ब्रांड्स के कम है लेकिन वो उनके मार्कअप्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए ये देखो यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, यहाँ पे दराज आ जाएगा, बिग बाज़ार आ जाएगा। ये ऐसे रिटेलर स्टोर्स हैं जो कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लो प्राइसेस पे भी क्या करते हैं, चीज़ों को बेच देते हैं। थर्डली इसमें हमने एक और बात ये देखी थी, देखो थर्ड जो था वो था प्राइस प्रमोशन। प्राइस प्रमोशन एक टेक्निक है जो कि कुछ रिटेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और कुछ रिटेलर्स नहीं यूज़ करते। प्राइस प्रमोशन जो रिटेलर्स यूज़ करते हैं वो ये फॉलो करेंगे कि वो अपनी प्राइसेस को लो रखेंगे टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स। और जो प्राइस प्रमोशन टेक्निक नहीं यूज़ करते, जैसे कि एप्पल प्राइस प्रमोशन टेक्निक नहीं यूज़ करता, वो अपने कस्टमर्स को अपनी क्वालिटीज़ के साथ या अपने एक ब्रांड नेम के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जबकि जो कंपनीज या जो रिटेलर्स या जो स्टोर्स प्राइस प्रमोशन टेक्निक यूज़ करते हैं ना, उनका मेन फोकस ये होता है कि वो क्या करें, प्राइसेस को लो कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, ठीक है। थर्ड, अब यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना था वो है प्रमोशन डिसीजन, जिसमें ये बात थी, देखो रिटेलर्स जो होते हैं डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, प्रमोशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम देख लेते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, ठीक है, थ्रू नेट, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पेपर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कैटलॉग्स, मेल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में ये होता है कि आप खुद घर घर जाके या किसी शॉप्स पे जाके या किसी भी जगह जाके क्या करो, पर्सनल सेलिंग करो, कि खुद जाके आप चीज़ों को बेचो।
सेल्स प्रमोशन वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंपनीज़ अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से करवाती है ताकि कंपनी का जो नाम है वो डिफरेंट जगहों पे जाए। इसके अलावा होते हैं पब्लिक रिलेशंस, ये वहाँ पे होती है कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ डीलिंग्स होती हैं, कुछ हाई मीटिंग्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आपकी ना जो कंपनी है जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुँचाया जाता है, उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाती है। लास्ट वन इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे आप लोग कर लो कि जो सेल्स मैन आते हैं आप लोग के घर आके आपको डोर टू डोर सेल आउट कर रहे होते हैं, ये भी इसमें आ जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में कुछ लोग खड़े हुए होते हैं किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी न किसी प्रोडक्ट के, तो वो लोग भी डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करके। इसके अलावा आ जाते हैं प्लेस डिसीजंस। प्लेस डिसीजंस में क्या क्या होता है कि या तो आप प्लेस डिसीजन, सबसे पहले तो समझो होता क्या है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना रिटेलिंग में, वो होती है लोकेशन। अगर लोकेशन नहीं होगी अच्छी तो रिटेल स्टोर इतने अच्छी तरह फ्लरिश नहीं कर सकते जितनी उन्हें करना चाहिए। प्लेस डिसीजन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी रिटेलर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उनकी बेस्ट लोकेशन नहीं होगी तो उनके पास कस्टमर्स इतने नहीं उस तरह से आएंगे जिनके पास बेस्ट पोजीशंस हैं, ठीक है, बेस्ट लोकेशंस हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये भी बताई हुई है, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एप्पल की, कि एप्पल अपने जितने भी स्टोर्स हैं ना वो वहाँ बहुत हाई एंड एरियाज़ में ना अपनी स्टोर्स को लोकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे एक तो रेंट तो ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे लोग भी उसी लोकेलिटी के होते हैं जो कि एप्पल को लेना अफोर्ड कर सकें, उस तरह के फ़ोन्स, आईपॉड्स या लैपटॉप्स वगैरह जो हैं ले सकें। इस वजह से एप्पल का ज़्यादा फोकस किसके पास रहता है? ज़्यादा फोकस उन्हीं लोगों पे रहता है जिसको वो टारगेट कर रहा है। सेकेंडली जो स्मॉल रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट इसी तरह की लोकेशन जो है सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे वो लो रेंट में अपनी जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इस वजह से लोकेशन का डिसीजन आपके प्रोडक्ट के साथ भी बहुत ज़्यादा मिस एंड मैच करना चाहिए, प्लस आप जिनको प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं उनके साथ भी मिस एंड मैच करना चाहिए। सेकेंडली एक और बात ये है कि जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, और जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो मिनिमम या बहुत नॉर्मल सी लोकेशन जो है वहाँ पे भी अपने रिटेल स्टोर्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं। अब फर्दर जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें इन्होंने ना 2 से 3 वो बताई हुई हैं। या तो कुछ टाइप्स में एक आता है वन शॉपिंग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है कि देखो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जो नियर बाय शॉप्स होती हैं। वन स्टॉप शॉपिंग का मतलब ये है कि कस्टमर अपने घर से निकला है और उसे वो प्रोडक्ट्स मिल गए जो उसे चाहिए थी। यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट स्पेशलिटी स्टोर्स, बैंक्स आ जाते हैं और डिफरेंट रिटेल स्टोर्स आ जाते हैं। सेकंड इन्होंने बात की हुई है इसी सेकंड पैराग्राफ में, आ शॉपिंग सेंटर ग्रुप ऑफ रिटेलर्स बिजनेसेस प्लान डेवलप ऑन मैनेज एज अ यूनिट। यहाँ पे जो बात इन्होंने की हुई है कि एक शॉपिंग सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे रिटेल बिजनेसेस जो होते हैं बड़े लेवल पे क्या होते हैं, प्लान होते हैं, ओन किए जाते हैं और एक ही साथ मैनेज किए जाते हैं। आप सभी को पता है जो शॉपिंग मॉल्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं वो सारे एक साथ ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो क्या क्या हैं? नंबर 1 है रीजनल शॉपिंग सेंटर, नंबर 2 है कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर, नंबर 3 है नेबरहुड शॉपिंग सेंटर, नंबर 4 है पावर सेंटर्स। इसी की एक और कैटेगरी है लाइफस्टाइल सेंटर। एक शॉपिंग सेंटर है, एक है लाइफस्टाइल सेंटर। सबसे पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि आप जिनको टारगेट कर रहे हो, जिन कुछ एरियाज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, जिन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, आप उधर ही सर्व करते हो, ठीक है, जिस भी लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेते हो। सेकेंडली एक और चीज़ ये है, यहाँ पे ज़्यादातर ये उन स्टोर्स की बात हो रही है या उन सेंटर्स की बात हो रही है जो कि डाइनिंग है, मींस रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर जो मूवी थिएटर वगैरह हैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर शॉपिंग सेंटर पे। अब बात कर रहे हैं शॉपिंग सेंटर वगैरह की, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट था रीजनल शॉपिंग सेंटर। अब 4 कैटेगरीज जो इन्होंने बनाई हुई हैं उसमें से रीजनल शॉपिंग सेंटर की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं या ये कौन से सेंटर्स होते हैं। देखो, रीजनल जो कि आपके एरिया वाइज या आपके कह लो आपकी जो भी जिस भी जगह आप रह रहे हो उस रीजन के अंडर जो भी शॉपिंग सेंटर होगा वो रीजनल शॉपिंग सेंटर होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली होता ही आपके एरिया के लिए या आपकी सिटी के लिए। अब इनके पास 40 to over 200 शॉप स्टोर्स होते हैं।
और शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, और ज़्यादातर शॉप्स या स्टोर्स मीन्स मॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं। 40 टू ओवर 200, मतलब एक ऐसा मॉल जिसमें 40 से लेकर 200 तक डिफरेंट अंदर ही अंदर स्टोर्स हैं, किस चीज़ के, रिटेलिंग के, जो कि कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं फर्स्टली। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी थी। फर्स्ट है डॉलमेन मॉल, सेकंड है मॉल ऑफ लाहौर, एंड थर्ड है ओशन मॉल कराची। ये रीजनल हैं, ये जैसे ये डॉलमेन मॉल और मॉल ऑफ लाहौर है, ये लाहौर के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है। वैसे ये ओशन मॉल कराची जो है ये कराची के लिए स्पेसिफिकली है, इसलिए इसका ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जो कि आपके एरिया या आपके सिटी वाइज हो, ठीक है। अब सेकंड है कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 15 टू 40 रिटेल स्टोर्स होते हैं। इसमें आप जो है एक ऐसा मॉल होगा, ये एक ऐसा शॉपिंग सेंटर होगा जहाँ पे 15 से 40 तक रिटेल स्टोर्स होंगे, और उसके अंदर सब क्या होंगे, स्पेशलिटी स्टोर्स होंगे, सुपरमार्केट्स होंगी या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे। इसकी कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि वो लोग ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे होंगे। लास्ट में आप अगर इसकी एग्जांपल देखना चाहो कि आपकी जो भी घर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या जो कम्युनिटी स्टोर्स होते हैं वो आपको ना हर चीज़ ऑफ़र कर रहे होंगे, प्लस वो आपके जो आपके घर के या आपके रेजिडेंशियल एरिया के पास भी लोकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल-बुराक एग्जाम्पल के लिए। थर्ड में आ जाओ नेबरहुड शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है नेबरहुड शॉपिंग सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि 5 से 15 स्टोर्स आपके एरिया में, आपकी बहुत जो करीबी कन्वीनियंस शॉप्स होती हैं वो लोकेट होंगी, ठीक है। और इसमें आपके ड्रग स्टोर्स मीन्स जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं, शू रिपेयर की शॉप्स आ जाती हैं, लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनर वगैरह की शॉप्स भी आ जाती हैं। ये वो शॉपिंग सेंटर्स होंगे जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स ले सकते हो, और ऐसी प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो कि आपके डे टू डे यूज़ में काम आती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आप लोग ने सुना ही होगा, ये जो हर रिटेल स्टोर्स होते हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ये उसमें आ जाएगा। लास्ट वन इज़ पावर सेंटर मेगा मॉल्स। अब आप लोगों को पता होगा मेगा मॉल्स कौन कौन से मॉल्स होते हैं, जस्ट लाइक पैकेजेस, एम्पोरियम, अमाना, ये सारे मॉल्स जो हैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ रिटेलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, प्लस बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं, और बहुत लार्ज अमाउंट में क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, और कस्टमर्स को बहुत मल्टीपल कैटेगरीज़ में या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, प्लस वैरायटी भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है।